सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट दोस्तों क्लास में जुड़ जाइए। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? क्या दोस्तों इस सेशन का ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? तो आज का हम लोग सेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में ये हमारा सर्वे का लेक्चर नंबर 26 है। आज हम दोस्तों एरिया वॉल्यूम और कॉन्टूर्स ये चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग उमेश, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग रोशन, उमेश, दीपक, नीतू, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आज के सेशन में दोस्तों हम एरिया वॉल्यूम को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और फिर हम ये फिनिश करने के बाद इसके बाद छोटा सा चैप्टर है कॉन्टूर, वो भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद दोस्तों एक लेक्चर मुझे लगेगा कर्व्स पढ़ाने में, एक लेक्चर लगेगा दोस्तों फोटोग्रामेट्री पढ़ाने में, ठीक है, फोटोग्रामेट्री। और एक लेक्चर दोस्तों मुझे लगेगा थ्योरी ऑफ एरर पढ़ाने में, ठीक है। कर्व, फोटोग्रामेट्री और थ्योरी ऑफ एरर। तो अगले 3 लेक्चर में दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा सर्वे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। शुरू किया जाए दोस्तों आज का अध्याय। आज का सेशन स्टार्ट करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। अगर हम पिछली क्लास को देखें, एरिया वॉल्यूम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है फील्ड मेथड, एक होता है प्लान मेथड। या तो आप फील्ड पे जाके दोस्तों आप एरिया निकाल लीजिए, या दोस्तों आपके पास प्लान अगर है तो प्लानीमीटर से, वरना आप उन्हें ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ज्योमेट्री का कौन कौन सी देखी हमने? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है। एक सेगमेंट का भी आप एरिया निकाल सकते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन का भी आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जो अगला चीज हमने देखी कि मान लीजिए कोई इररेगुलर ट्रैक्ट होता है, तो बेस लाइन से रेगुलर इंटरवल पे हम लोग ऑफसेट लेते हैं। मिड ऑर्डिनेट रूल होता है, और मिड ऑर्डिनेट रूल होता है कि नहीं होता है, और एक एवरेज ऑर्डिनेट रूल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इररेगुलर ट्रैक्ट अगर है, अगर इररेगुलर ज्योमेट्री है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल आपका होता है। नेक्स्ट इज ट्रेपेजॉइडल रूल, बहुत अच्छा रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल से भी दोस्तों हम लोग एरिया निकालते हैं, और ये एरिया क्या होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। ट्रेपेजॉइडल रूल, देखो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है दोनों मेथड से अच्छी होती है। इसकी एक्यूरेसी आपकी जो बाकी दोनों मेथड अभी हमने देखा, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल से ज्यादा अच्छी होती है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड रूल भी बोलते हैं, ठीक है, इसे एंड रूल भी बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे पैराबोलिक रूल भी बोलते हैं और एंड रूल भी बोलते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल इज मोर देन दैट ऑफ मिड ऑर्डिनेट रूल एंड एवरेज ऑर्डिनेट रूल। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड रूल और पैराबोलिक रूल। बात समझ में आ गई? सिंपल पैराबोला का हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पर हम लोग एरिया निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो एक पॉइंट यहां पर हम लिख लेते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, the accuracy of trapezoidal rule is more than the accuracy of trapezoidal rule is more than average ordinate rule, and mid ordinate rule, है ना। एक चीज और लिख लीजिएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑल्सो नोन एज
ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है ट्रेपेजॉइडल रूल? ठीक है, पैराबोलिक रूल और एंड रूल। ठीक है, इसे ये भी बोला जाता है। तो एग्जाम में ऐसे करके बहुत आता है। क्लियर है ये वाली बात? अब मान लीजिए ऐसा कोई इर्रेगुलर ट्रैक्ट है, ऐसा कोई है ना, और ये आपने ऑफसेट लिए इस बेस लाइन से, आपने ऑफसेट लिए। ये पहला ऑफसेट है H1, ये दूसरा ऑफसेट है H2, ये तीसरा ऑफसेट है H3, ये चौथा ऑफसेट है H4 और ये आखिरी ऑफसेट है HN। इनके बीच की दूरी कितनी है? D डिस्टेंस है। इनके बीच की दूरी क्या है? D डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे सही से बना देता हूं दोस्तों, रुको एक मिनट। तो यहां पर हम ट्रेपेजॉइड का रूल लगाएंगे, है ना। इन दिस रूल वी विल मेक यूज ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them, अब देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए, ये देखो, मान लेते हैं ये दोस्तों H1 है और ये H2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ H1 प्लस H2 इंटू D। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को? लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे हम लोग निकालेंगे एरिया, ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई आपकी बाउंड्री है ना, ये आपकी बाउंड्री है। अब देखिए हम कैसे एरिया निकालते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन लेते हैं। इस बेस लाइन से आप क्या करते हो? रेगुलर इंटरवल पे आप क्या करते हो? ऑफसेट लेते हो। ये आपने ये पहला ऑफसेट ले लिया, ये दूसरा ऑफसेट ले लिया, ये तीसरा ऑफसेट ले लिया। प्रॉपर हर इक्वल डिस्टेंस पे लेना है दोस्तों, डी डिस्टेंस पे, और ये मान लेते हैं nth ऑफसेट है। दिस इज nth ऑफसेट। ठीक है, ये आपका पहला ऑफसेट है H1, ये आपका दूसरा ऑफसेट है H2, ये आपका तीसरा ऑफसेट है H3, ये आपका चौथा ऑफसेट है H4 और ये आपका पांचवा ऑफसेट है H5 और ये आखिरी ऑफसेट है NH। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर मैंने ऑफसेट लिए हैं, तो ये D हो गया। ठीक है, उसके बाद ये D हो गया, उसके बाद ये D हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये D हो गया। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ रही है? इक्वल डिस्टेंस पर मुझे ऑफसेट लेने हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके? ये D कॉमन आ सके।
ये डी, ये डी, ये डी और ये डी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो? तो मुझे बात ध्यान से बताओ, यहां पर हम एक अदम्पशन क्या ले लेंगे, इसे मैं जोड़ दूंगा स्ट्रेट लाइन से। देखो बहुत ध्यान से, ये देखो, ये क्या बन गया दोस्तों, ये एक ट्रेपेजॉइड बन गया कि नहीं बन गया? देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये क्या आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक ट्रेपेजॉइड बन गया, ये दूसरा ट्रेपेजॉइड बन गया, ये तीसरा ट्रेपेजॉइड बन गया, ये चौथा ट्रेपेजॉइड बन गया, ये आपका ये एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, तो पहला एरिया जो है, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो पहला एरिया A1 है, ये दूसरा एरिया A2 है, ये तीसरा एरिया A3 है एंड सो ऑन। तो आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए, अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, A1 में A2 जोड़ दूंगा, A2 में A3 जोड़ दूंगा एंड सो ऑन, और आखिरी एरिया AN। इस तरीके से टोटल एरिया निकल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना टोटल एरिया। तो A1 दोस्तों क्या है, A1 की वैल्यू अगर मैं निकालू, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, H1 पैरेलल है और H2 पैरेलल है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। अगर मैं A2 निकालूं तो बहुत देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन सी पैरेलल साइड है, H2 है और कौन सी है, H3 है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम A3 की अगर मैं बात करूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखो बहुत ध्यान से, H3 है और H4 है और क्या है, D है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं AN निकालता हूं तो बहुत ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, AN प्लस सॉरी HN प्लस क्या हो जाएगा, आखिरी ऑफसेट, आखिरी ऑफसेट, ठीक है, HN प्लस HN माइनस 1, ठीक है, HN माइनस 1 प्लस HN, nth ऑफसेट होगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ये बात समझ में आई? आखिरी ऑफसेट ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बताइए मुझे। अब सबको जब मैं जोड़ देता हूं, अब सबको जब मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, हाफ H1 प्लस H2 इंटू डी प्लस हाफ H2 प्लस H3 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन हाफ HN माइनस 1 प्लस HN इंटू डी। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? अब इसमें से अगर मैं D कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं D कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, H1/2 प्लस H2/2 प्लस यहां दूसरा H2/2 प्लस H3/2 एंड सो ऑन HN-1/2 प्लस HN/2। क्या ये बात समझ में आई? अब आप बहुत ध्यान से देखो, पहला वाला ऑफसेट एक बार रहेगा, आखिरी वाला ऑफसेट एक बार रहेगा, बाकी सारे ऑफसेट दो दो बार होंगे। अगर हाफ दो बार होगा तो एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहला और आखिरी ऑफसेट एक बार रहेगा, पहला और आखिरी ऑफसेट एक बार रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी टाइम्स ऑफ दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला ऑफसेट और आखिरी ऑफसेट तो दोस्तों एक एक बार रहेगा, बाकी सारे ऑफसेट क्या हो जाएंगे, ये दो दो बार रहेंगे। यस और नो दोस्तों? अब अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला बन गया, d टाइम्स ऑफ H1 प्लस HN/2 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 एंड सो ऑन HN-1। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया दोस्तों? बताएं दोस्तों, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? और एक और, इस फॉर्मूले को और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब देखो, इसी फॉर्मूले में मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें दो से गुणा कर दिया, दो से भाग कर दिया, कर सकते हैं, दो से गुणा दो से भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब ये जो ऊपर वाला दो है, यहां पहले वाली चीज से मल्टीप्लाई होगा तो दो से दो काट देगा, प्लस हर चीज दो गुनी हो जाएगी, d/2 नीचे रह जाएगा। इसी फॉर्मूले को दोस्तों d/2 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू d/2, ठीक है, H1 प्लस HN, बाकी सारी चीज दो गुना, ठीक है, H2 प्लस H3 एंड सो ऑन HN-1।
देखिए दोस्तों, क्या ये समझ में आए? तो किसी किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिख जाएगा और किसी किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिख जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। एक नोट लिख देता हूं। मान लो एंड ऑर्डिनेट ऐसा है, ऐसा है, एंड ऑर्डिनेट 0 है, तो भी दोस्तों इसे कंसिडर करना है, इसे आप ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड आपको लास्ट वाला एरिया भी कैलकुलेट करना है, इवन दो दी एंड ऑर्डिनेट इज 0। आप इसे ट्राइंगल मान के सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑर्डिनेट आर कंसिडर्ड इन दिस केस इवन दो दे आर इक्वल टू 0। एंड ऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट आर considered in this case even if they are 0। क्लियर है ये वाली बात? अब आप लोग छाप लीजिए फटाफट। दिस इज दी ट्रेपेजॉइडल रूल। उम्मीद करता हूं यहां तक तो लिख लिया आप लोगों ने, यहां से लिख लीजिए। तो इसे ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला डिराइव करना है। लिख लिया? आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, लिख लिया? चलिए आगे लिखिए, ये लिख लीजिए।
लिखा, आगे बढ़े। चलिए समझ में आ गया सभी को। तो आपको दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, किसी किसी किताब में आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, तो दोनों आपको पता होने चाहिए क्या है ये फॉर्मूले। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, सिम्पसन वन थर्ड रूल या प्रिज्मोइडल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रूल क्या है? सिम्पसन वन थर्ड रूल और प्रिज्मोइडल रूल। ठीक है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, या इसे और क्या बोलते हैं? प्रिज्मोइडल रूल। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ट्रेपेजॉइडल से भी ज्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी। इफ, ठीक है, देखो, अगर दोस्तों प्लान जो मैप जो बनाया है, उस जमीन का जो आउटर वाला हिस्सा है उसे ट्रैक्ट बोलते हैं। इफ द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रैक्ट इज कर्व्ड, अगर बाउंड्रीज कर्व्ड होती हैं तो इसकी एक्यूरेसी ट्रेपेजॉइडल से भी ज्यादा निकल के आती है। ठीक है, और इसमें इन कर्व्ड बाउंड्रीज को हम पैराबोलिक मान लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? द एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन वन थर्ड रूल इज मोर देन द ट्रेपेजॉइडल रूल इफ द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रैक्ट आर कर्व्ड। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ द बाउंड्रीज ऑफ ट्रैक्ट आर कर्व्ड, accuracy of this method is more than trapezoidal rule। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। in this method the curved boundaries are considered as parabolic। in this method the curved boundaries are considered as parabolic, are considered as parabolic, कंसीडर्ड एज पैराबोलिक। बात समझ में आ गई? ये डायग्राम यहां बना के रख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जब भी बाउंड्रीज कर्व्ड होती हैं, ये रूल ज्यादा एक्यूरेट होता है ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल में आप क्या कर रहे थे? इसे ट्रेपेजॉइड कन्वर्ट कर दे रहे थे, इसीलिए दोस्तों दिक्कत आ रही थी। ठीक है, यहां पर इसे कर्व्ड मान के ही हम लोग डिजाइन करेंगे। इतना लिख लीजिए फटाफट आप लोग। पैराबोला क्यों नहीं है? खुद सोचो, पैराबोला क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले मेथड में हमने क्या किया था? हर चीज को ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट किया था, तो पैराबोला को भी इसमें हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी क्या है? जब कर्व्ड होती है, देखो ना, आप क्या कर रहे हो? इतना एरिया निकाल रहे हो, इतना एरिया, तो इतना छूट गया कि नहीं छूट गया? ये देखो, इतना छूट गया। इसीलिए दोस्तों इसकी एक्यूरेसी जब कर्व सरफेस होता है तो कम होती है। समझ में आया? लिखा दोस्तों आप लोगों ने?
लिख लिया। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑफसेट H1, दूसरा ऑफसेट H2, और ये सब रेगुलर इंटरवल पे D डिस्टेंस पर, सारे के सारे कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर। समझ में आया? सारे के सारे कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर। पहला ऑफसेट दोस्तों H1, दूसरा ऑफसेट H2, तीसरा ऑफसेट H3, चौथा ऑफसेट H4, ठीक है, पांचवा, ठीक है, एंड सो ऑन, आखिरी क्या हो गया दोस्तों, HN हो गया। क्लियर है ये वाली बात? और कितने डिस्टेंस पे है दोस्तों, ये D डिस्टेंस पे हैं। सारे के सारे कितनी डिस्टेंस पे हैं, D डिस्टेंस पे हैं। सारे के सारे D डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, पैराबोलिक ही रखते हैं, एरिया को पैराबोलिक रखते हैं। ये दोस्तों एरिया A1 है, इन तीन को लेके दोस्तों एरिया A1 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन तीन को इन दो को लेके, तीन ऑफसेट को लेके, दो एरिया को लेके A2 लिखेंगे, A2 लिखेंगे। तो यहाँ पर A1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एरिया A क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN। अब पहला जो एरिया है दोस्तों A1 वो क्या है, D/3 इंटू पहला ऑफसेट प्लस 4 गुना ऑफ दूसरा ऑफसेट प्लस तीसरा ऑफसेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया होता है A1 का। फिर उसके बाद A2 अगर मुझे लिखना है तो D/3। अब तीन ऑफसेट कौन कौन से A2 के लिए, H3, H4 और H5। तो H3 एक बार, ठीक है, H4 4 गुना और H5। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर है? इसी तरीके से AN हो जाएगा। अब टोटल एरिया जब मुझे लिखना है दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, A1, अच्छा चलो यहां पर एक काम कर लेते हैं, A3 भी लिख लेते हैं। अगर मुझे A3 भी लिखना है दोस्तों तो मैं कैसे लिखूंगा A3, ध्यान दीजिएगा, A3 कैसे लिखूंगा, D/3, सबके बीच में दूरी D है, तो पहला ऑफसेट क्या है, H5 प्लस 4 गुना ऑफ H6 प्लस क्या हो जाएगा, H7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, अब टोटल एरिया A जब मुझे लिखना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, D/3, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो गया, H1 प्लस 4 गुना ऑफ H2 प्लस H3, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, D3, और यह क्या हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, H3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H4 प्लस H5, ठीक है, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, D/3। उसके बाद देखो बहुत ध्यान से, H5 प्लस H6, 4 गुना ऑफ H6 प्लस H7 एंड सो ऑन। अब इसे ओपन कर देते हैं तो टोटल एरिया A कितना हो जाएगा, D/3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो देखो दोस्तों H1 तो एक बार आएगा, 4 गुना ऑफ H2 हो जाएगा प्लस H3 हो जाएगा, फिर उसके बाद H3 हो जाएगा, 4 गुना ऑफ H4 हो जाएगा प्लस H5 हो जाएगा, फिर उसके बाद H5 हो जाएगा प्लस 4 गुना ऑफ H6 हो जाएगा प्लस उसके बाद H7 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, एंड सो ऑन तो मैंने लिख दिया, मगर आखिरी ऑफसेट जो HN है वो एक ही बार आएगा कि नहीं आएगा, HN जो है वो एक बार आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं, D/3, पहला ऑफसेट और आखिरी ऑफसेट तो एक ही बार आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार आएगा, प्लस 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो H2, H4, H6 एंड सो ऑन। मतलब क्या हो गया, ये जो इवन नंबर वाले ऑफसेट हैं ये 4 बार आएंगे, प्लस ऑड नंबर वाले ऑफसेट देखो H5, H3 ये 2 बार आ रहे हैं, H3 प्लस H5 प्लस H7 एंड सो ऑन। देखो ये फॉर्मूला समझ में आया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। देखो डिराइव करके बता दिया मैंने आपको, क्लियर है? और इसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अबे 4 क्यों हुआ, इसका डेरिवेशन, अब डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोग न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ोगे। अगर मैं इसे पैराबोला मानता हूं तो ये 4 गुना होता है, ये सिम्पसन ने रूल दिया है ना, ये सिम्पसन ने रूल दिया है इसलिए, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को? पैराबोला मान के क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, दो एरिया को लेके, दो ब्लॉक को लेके एक एरिया आता है A1। अब इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू D/3,
D/3 ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 गुना ऑफ कौन से ऑफसेट हैं, इवन ऑफसेट प्लस 2 गुना ऑफ क्या हो जाएगा, ऑड ऑफसेट। होगा कि नहीं होगा, बताओ, बताइए दोस्तों। हाँ नहीं समझ में आएगा, लिख लो बेटा ये। पहले देखो चलो, अच्छा अब न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को। चलो देखो, सुनो बहुत ध्यान से, सुनो। फर्स्ट, हाँ वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया श्रद्धा, गुड इवनिंग भाई, शमीम, विष्णु पांडे गुड इवनिंग। सुनो बहुत ध्यान से दोस्तों, सिम्पसन ने हमें एक तरीका बताया था। क्या तरीका था, अब ध्यान से सुनना, जिन्हें समझ में नहीं आया बेटा ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, सिम्पसन ने हमें बोला था कि जब भी कभी बाउंड्रीज इररेगुलर होती हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, इन्हें पैराबोला मान लो, इन्हें पैराबोला मान लो। इस पैराबोला, ये जो पैराबोला है, इसका एरिया, इस पैराबोला का एरिया मैथ से निकलता है, ठीक है, ठीक है। ये जो एक एरिया है A1, इस एक एरिया A1 को कैसे लिखते हैं, D/3, बीच वाला ऑफसेट 4 गुना, पहला वाला ऑफसेट और आखिरी वाला ऑफसेट, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा वाला ऑफसेट है, ये भी पैराबोला मान लिया, इस पैराबोला का एरिया कितना है, पहला वाला ऑफसेट प्लस 4 गुना ऑफ दूसरा वाला ऑफसेट प्लस H5। अब समझ में आया, H3 प्लस 4 गुना ऑफ दूसरा ऑफसेट प्लस H5। इसी तरीके से तीसरा एरिया जो होगा, उसमें पहला ऑफसेट प्लस 4 गुना ऑफ दूसरा ऑफसेट प्लस H7। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। A3 समझ में आया, बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। इतना समझ में आया, A1 A2 A3 समझ में आया। अब इनको जोड़ देते हैं, जब इसको मैंने जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो क्या होगा, पहला वाला एरिया, दूसरा वाला एरिया, तीसरा वाला एरिया और आखिरी वाला एरिया, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। अब इसमें से D/3 कॉमन ले लिया, जब इसमें से D/3 कॉमन ले लिया तो H1 एक बार आएगा, 4 गुना H2 प्लस H3, फिर उसके बाद D/3 कॉमन ले लिया तो फिर H3 आया, फिर 4 गुना ऑफ H4, फिर H5 आया, H5 एक बार और आएगा। मगर दोस्तों जो आखिरी ऑफसेट है वो तो एक ही बार आएगा ना, आखिरी ऑफसेट तो एक ही बार आएगा दोस्तों, आखिरी ऑफसेट एक ही बार आएगा। कौन कौन से ऑफसेट दो बार आ रहे हैं, जो ऑड नंबर के हैं। कौन कौन से ऑफसेट दो बार आ रहे हैं, जो ऑड नंबर के, देखो H3 ये दो बार आएगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसीलिए दो बार आ रहा है। H5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, दो बार आएगा कि नहीं आएगा। मगर दोस्तों जो आखिरी ऑफसेट है वो तो एक ही बार आएगा, समझ गए, समझ गए। अब इसमें से दोस्तों मैंने H1 HN आखिरी इन सबको एक साथ ले आया, जितने भी इवन नंबर के हैं वो दोस्तों 4 गुना है, वो 4 गुना है, तो उनका 4 कॉमन ले सकता हूं, H2 H4 H6। और ऑड नंबर वाले दो बार है, उनका दो कॉमन लेके H3 H5 H7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो यही दोस्तों लिखा है। और इसे इसे ये ऐसे भी आता है, D/3 फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट प्लस 4 गुना ऑफ इवन ऑफसेट प्लस 2 गुना ऑफ ऑड ऑफसेट। अब बताएं दोस्तों, अब बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो लिख लीजिए फटाफट। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, समझ गए।
लिखा दोस्तों आप लोगों ने? टाइमिंग दोस्तों हमारी क्लास की 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होती है, मंडे टू फ्राइडे। क्या दोस्तों लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत सुंदर, ये लिखिए। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पुराने लेक्चर जरूर देखे होंगे, देखे लिए? पूजा, विष्णु, शमीम तो पुराने स्टूडेंट हैं, उमेश आप भी पुराने। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पुराने लेक्चर देख लिए होंगे। आज ये 26वां लेक्चर है दोस्तों, है ना? लिख लिया? पुराने लेक्चर देख लीजिएगा दोस्तों, 26वां लेक्चर है ये, ठीक है? तो लगभग लगभग 96% हम लोगों ने सर्वे खत्म कर दी है, ठीक है? 3-4 चैप्टर छोटे छोटे बचे हुए हैं इसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस है, ठीक है? आप लोग कोशिश करेगा, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मेरे लेक्चर को 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें? सुजीत यार, आप पुराने लेक्चर देखना, मैंने वहां पर बताया हुआ है। आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लीजिए, आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? देखो उमेश ने मैसेज भी कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों मैं किसी कोचिंग, ठीक है, मैं किसी कोचिंग का यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? एज अ टीचर मुझे लगता है उस किताब में एरर नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं उस किताब के बारे में बता देता हूँ। क्लियर है ये वाली बात? चलिए देखिए, देखिए दोस्तों, अब एक नोट लिख लेते हैं। इस नोट में क्या लिखेंगे? पहला ऑफसेट जब H1 था, पहला ऑफसेट H1 था, तो दूसरा ऑफसेट का 4 गुना हो गया, तीसरा ऑफसेट 2 गुना हो गया। अगर दोस्तों क्वेश्चन में एक बार इसरो के एग्जाम में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम में पहले ऑफसेट को H0 माना हुआ था, अगर दोस्तों पहला ऑफसेट H0 हो गया, दूसरा ऑफसेट H1 हो गया, तीसरा ऑफसेट H2 हो गया, चौथा ऑफसेट H5 हो गया, तो मुझे बताइए दोस्तों क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? क्या ये दोस्तों ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर पहला ऑफसेट H0 है, ठीक है, नोट के फॉर्म में लिख देता हूं दोस्तों मैं, इफ, नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, अगर पहला ऑफसेट दोस्तों जो है, इफ फर्स्ट ऑफसेट इज, अगर पहला ऑफसेट दोस्तों जो है, इफ फर्स्ट ऑफसेट इज H0, अगर दोस्तों पहला ऑफसेट H0 है, तो मुझे ये बताइए तो ऑफसेट कैसे हो जाएंगे? H0, H1, H2, H3 एंड सो ऑन, आखिरी ऑफसेट तो HN हो जाएगा, ठीक है? तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? D/3, पहला ऑफसेट और दोस्तों आखिरी ऑफसेट एक बार, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना ऑफ बाकी वाले H1, H3, H5, तो दोस्तों क्या हो जाएंगे? जो 2 था वो 1 हो जाएगा, जो 4 था वो 3 हो जाएगा, ठीक है? प्लस 2 गुना ऑफ H2 प्लस H4,
एंड सो ऑन। तो दोस्तों क्या हो गया, अगर पहला ऑफसेट h0 है, इफ फर्स्ट ऑफसेट इज h0, इफ फर्स्ट ऑफसेट इज h0, तो ये दोस्तों फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डी बटे 3 फर्स्ट ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट, ठीक है, प्लस 4 गुना ऑफ कौन सा ऑफसेट, 4 गुना ऑफ कौन सा ऑफसेट, ऑड ऑफसेट, ऑड ऑफसेट है ना, सम ऑफ ऑड ऑफसेट। यहां पर क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑड ऑफसेट, उसका 4 गुना प्लस 2 गुना ऑफ सम ऑफ किसका ऑफसेट, सम ऑफ इवन ऑफसेट। देखो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा फॉर्मूला, बताएं दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई, ये लिख लीजिए। तो कभी कभी दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा इस फॉर्मूले में कि पहला ऑफसेट h0 है कि h1 है, ठीक। अरे अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना दोस्त, चैप्टर तो खत्म होने दो, क्वेश्चन भी करा देंगे। लिखा दोस्तों आप लोगों ने, चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखते हैं दोस्तों इसके। अभी तक दोस्तों ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके मैंने क्वेश्चन ना कराए हो, हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कराए हैं, तो इसका क्यों छोड़ देंगे, इसका भी कराएंगे दोस्तों, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली चीज आप एक ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपको ऐसा बाउंड्री दे दूं, छोटी सी बाउंड्री दे दूं, ये है H1, H2, H3, H4 और H5। आपको इसका एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं फ्रॉम सिम्पसन वन थर्ड रूल, आपको ये पूरा एरिया निकालना है ना। तो देखो बहुत ध्यान से, अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, D/3, पहला ऑफसेट H1, चौथा प्लस H3, प्लस फिर क्या हो जाएगा H3 प्लस 4 गुना ऑफ H4 प्लस H5। देखो ये होगा कि नहीं होगा, आराम से एरिया लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, भाई बताओ मुझे, बताइए। तो एक चीज आपको यहां से समझ में आ रही है, एक चीज आपको यहां से दिखी, ये चीज क्या चीज देखनी है यहां पर कि ये देखिए, एक चीज देखो, एक चीज देखो बहुत ध्यान से, एक चीज देख रहे हो, अगर 5 ऑफसेट है तो आप पांचों को जब इस्तेमाल कर रहे हो तो पहला और आखिरी ऑफसेट यहां पर आ गया, जब आखिरी यहां आ गया तो S3 में H5 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों H5 तो आखिरी ऑफसेट है ना,
H5 आखिरी ऑफसेट हो तो यहाँ 2 गुना आप H3 प्लस H5 नहीं हो, क्योंकि ये तो यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब एक चीज समझ में आ रही है, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है, वी नीड ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट, वी नीड ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट। अगर दोस्तों H6 होगा, क्योंकि आपने क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखिए, इन दो को लेके, इन तीन को लेके एक एरिया निकाल लिया, और इन तीन को लेके एक एरिया निकाल लिया, हाँ कि ना? क्लियर है? ये समझ में आया आप सभी को? तो अगर सिम्पसन वन थर्ड रूल में एक और ऑफसेट दे दे, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑफसेट दे दे, तो पहला रूल क्या है, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल वी नीड, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल वी नीड ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट। हमें दोस्तों क्या चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 11, 13, 15 ऐसे चाहिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दे देता है, इफ इवन नंबर ऑफ ऑफसेट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, तब हम क्या करेंगे, तो ये नोट के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। अगर दोस्तों इफ even offsets are, if even offsets are given in question, calculate either first area or last area, first area or last area by trapezoidal rule and remaining area by सिम्पसन्स रूल। देखिए क्या लिखा मैंने, है ना? अब देखो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपको ये चीज दे दिया मैंने, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपके पास चॉइस है, या तो पहला एरिया या आखिरी एरिया आप ट्रेपेजॉइडल से लिख दीजिए। पहला एरिया या ये वाला जो एरिया है ये आप ट्रेपेजॉइडल से लिख दीजिए, और बचे हुए जो एरिया हैं, बचे हुए एरिया क्या है, जैसे कि ये एरिया जो है ये आप सिम्पसन से लिख दीजिए, और जो कौन सा बचा हुआ एरिया है, ये एरिया जो बचा हुआ है ये आप सिम्पसन से लिख दीजिए। अब हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए दोस्तों? अब हमारा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दे, अगर आपको क्वेश्चन में इवन नंबर ऑफ ऑफसेट दे दे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, या तो पहला या आखिरी, अब या लगा हुआ है, या तो पहला या आखिरी ट्रेपेजॉइडल से निकाल लीजिए, बचे हुए आप सिम्पसन से निकाल लीजिए, ठीक है? तो एरिया यहां पर इस केस में एरिया क्या लिख सकता हूं, D/3। पहला एरिया क्या है, H1 प्लस 4 गुना ऑफ H2 प्लस H3। अब उसके बाद अगला एरिया क्या है, D/3। पहला एरिया क्या है, H3 प्लस 4 गुना ऑफ H4 प्लस H5। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सिम्पसन मेथड रूल क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड H5 प्लस H6, half sum of parallel side into distance between them, half sum of parallel side into distance between them। देखो ये आ गया, बताओ दोस्तों, बताइए, दिस इज द एरिया। समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आई? फटाफट लिखिए दोस्तों, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए।
समझ में आ रही है चीजें? क्या दोस्तों समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। तो दिस इज चलिए ठीक है। एसएससी एग्जाम में तो बता रहे हो भाई, पूछ रहे हो एसएससी जे एग्जाम में हर सब्जेक्ट से एवरेज क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं। तो अच्छी बात है ना। तुम्हारा पहला लेक्चर है ना, तुम्हारा मुझे लगता है आज पहला लेक्चर है। तुम मेरी क्लास का पहला लेक्चर जो है वहां से अगर देख के आओगे ना, तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आएंगे। तुम्हें जो आज सारी चीजें बता रहे हो या पूछ रहे हो, फर्स्ट लेक्चर देखना, सर्वे का फर्स्ट लेक्चर हमने आधा घंटा लगभग यही डिस्कशन किया था कि आगे आने वाले समय में हम कैसे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं दोस्तों, आप लोग कृपया पहला लेक्चर जरूर देख के आइए। ठीक है, समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। तो ये है दोस्तों एरिया। ठीक है, तो जब मैं ऑफसेट ले रहा हूं, इनके बीच की दूरी डी है, तो मुझे एरिया मिल रहा है। अगर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया पता हो और डी पता हो, मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अगला टॉपिक है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे करेंगे, क्यों निकालते हैं? ताकि आप क्या कर सको, प्लानिंग कर सको। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फॉर वेरियस क्वांटिटीज डन फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क। अगर आपको दोस्तों हाईवे इंबैंकमेंट बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कितने वॉल्यूम की मिट्टी हमें लगेगी। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम इज डन, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम is done for planning and execution of various engineering work, various engineering projects।
जैसे कि कहां कहां वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, ठीक है। अर्थ वर्क कितना भरेंगे, ठीक है। एम्बैकमेंट ऑफ हाईवे, रेलवे, रिटेनिंग वॉल, कहां कहां जरूरत पड़ती है, एम्बैकमेंट ऑफ रेलवे, हाईवे, यहां जरूरत पड़ती है। कितने वॉल्यूम की मिट्टी हमें भरनी है, हाँ कि ना दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल डैम का रिजर्वायर निकालना है, डैम रिजर्वायर कैपेसिटी निकालनी है, तो आपको वहां से मिट्टी एक्सकवेट करनी पड़ेगी, हाँ कि ना। रिजर्वायर कैपेसिटी क्या है, डैम रिजर्वायर कैपेसिटी क्या है, एक तरीके का वॉल्यूम निकालना ही तो है। बात समझ में आई, कितने वॉल्यूम का पानी वहां आप स्टोर कर सकते हो। और कहां कहां वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, कॉन्क्रीटिव वर्क में, ठीक है, बंकर्स में, सिलोज में, ठीक है। बंकर बनाने होते हैं तो कितना वॉल्यूम की हम सिलोज, ठीक है, जहां सीमेंट स्टोर करते हैं, स्टोरेज केबिन होते हैं, ये स्टोरेज केबिन होते हैं, ये एक तरीके के सिलोज। तो कितना वॉल्यूम स्टोर कर पाएंगे, उसके लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोग को। अब देखो हमने पिछले मेथड में क्या किया था दोस्तों, तो देखो हमें पिछले मेथड में क्या पता था, हमें दोस्तों पता था ऑफसेट और डिस्टेंस, तो हमें पास एरिया निकल आया। अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया दे दूं, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया देखिए देता हूं मैं, ठीक है। आप देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया दे दूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया दे दूं A1 A2 A3 A4, ठीक, ये एरिया क्या है, ये A1 एरिया है, ये कोई एरिया A2 है, ये कोई एरिया A3 है, ये कोई एरिया A4 है। तो दोस्तों अगर इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी अगर D है तो वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। ये एरिया क्या है, A1 है, A2 है, सिमिलर फॉर्मूले लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे, A4 है एंड सो ऑन। ये आपका क्या है, मान लेते हैं AN है, ये आपका AN है। तो मैं निकाल सकता हूं कितने वॉल्यूम की मिट्टी मुझे भरनी है एम्बैकमेंट में, बताइए। यस और नो, बताएं दोस्तों, है ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैन बी कैलकुलेटेड एज, पहला मेथड जो आपका है, कैसा पहला मेथड है, ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल रूल में दोस्तों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, V बराबर D/2, D/2, पहला एरिया A1, आखिरी एरिया AN, बाकी सारे दो गुना, बाकी सारे दो गुना, ऐसे लिख सकते हैं, दो गुना ऑफ A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN-1, बताइए, लिख सकते हैं दोस्तों। या इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, V बराबर डी गुने ऑफ, ठीक है, डी गुने ऑफ A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, और A2 प्लस A3 एंड सो ऑन AN-1। और D क्या है दोस्तों, दो ऑफसेट, दो क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच की दूरी, है कि नहीं, बताइए। सेम फॉर्मूला है कि नहीं, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए दोस्तों इसमें, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल, अगल बगल वाले एरिया जो है उनका क्रॉस सेक्शन अगर आप ले लेते हैं,
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या है दोस्तों, ट्रेपेजॉइडल रूल। और यहीं पे दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकालूंगा दोस्तों, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से डी बाई थ्री इंटू ए नॉट प्लस ए एन, ठीक है, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा ए नॉट लिख दिया मैंने, सॉरी, ए वन लिख सकता हूं ना, ए वन प्लस ए एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए टू प्लस ए फोर एंड सो ऑन, प्लस 2 गुना ऑफ ए थ्री प्लस ए फाइव एंड सो ऑन। लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ कि ना, क्लियर है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसे मैं और कैसे लिख सकता हूं, D/3 इंटू फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस लास्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, प्लस 4 गुना ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इवन क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस 2 गुने ऑफ सम ऑफ ऑड क्रॉस सेक्शन एरिया। बताइए, बताइए दोस्तों, समझ में आया, लिख लीजिए दोस्तों, एरिया निकालना भी हमें आ गया और वॉल्यूम निकालना भी हमें आ गया, ठीक है। ये वाली स्लाइड लिख ली क्या दोस्तों आप लोगों ने, ये वाली स्लाइड लिख ली क्या, धन्यवाद भाई अभिजीत। लिख लिया, एक पेज पीछे वाला दोस्तों, ये तो लिख लिया होगा ना आपने, यहीं से तो लिखना है, जल्दी लिखिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्टील। सर्वे से ज्यादा मजा आपको स्टील में आएगा, बिल्कुल फील करा दूंगा मैं स्टील क्या होता है। लिखा दोस्तों आपने,
धन्यवाद भाई श्रद्धा। चलिए आगे बढ़े। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, पूरे भारत में जितने भी कोचिंग के टीचर हैं, कोई भी स्टील में 3 डिजाइन फिलॉसफी नहीं बताता। मैं आपको 3 डिजाइन फिलॉसफी बताऊंगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड। मैं आपको 3 तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन करना सिखाऊंगा। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि पिछले 8-9 साल से मैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरी प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको पढ़ाई में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए दुनिया जहान की कोचिंग वाले मुझे स्टील पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। बहुत सारी कोचिंग में दोस्तों मुझे इनवाइट किया जाता है कि आप स्टील पढ़ाइए। लिख लिया? अभी देखेंगे हर डिपार्टमेंट में। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको और आप ही से सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट स्टील होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, देखो अमन सर भी बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें आरसीसी, जियोटेक, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, मुझे 3-4 सब्जेक्ट का बहुत एक्सपीरियंस है। तो एक ऐसी टीम कंबाइन की गई है कि आपको आपको भारत के ऐसे पुराने टीचर आपको मिल रहे हैं। और मतलब कमाल की बात है यार, मैंने सच में, मैं हमेशा जब भी सोचता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि मतलब दिखावा करते हैं, हम इतना आप सस्ते में पढ़ाएंगे, इकोनॉमिकल पढ़ाएंगे। आप खुद सोचो, भारत में कहीं से कंपेयर करने ला लाइव क्लासेस आपको इस प्राइसेस में 799 के प्राइस में, मुझे नहीं लगता भारत में कोई और मतलब इस प्राइस में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़वाएगा। बहुत मतलब सच में यार, ये मतलब जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का मतलब सच में यार, मतलब टेक्नोलॉजी आने से ये चीज तो बहुत इकोनॉमिकल हो गई। वरना मुझे पता है यार, मतलब स्टूडेंट्स ना दिल्ली की कई कोचिंग्स में यही कंटेंट पढ़ने के लिए मतलब 70-70 हजार रुपए भी दिए हैं स्टूडेंट्स ने। मैं जानता हूँ कई कोचिंग की वजह पढ़ाने भी गया हूँ, वहां पर कोचिंग्स में स्टूडेंट जो फीस देते थे हमसे पढ़ने के लिए, वो दोस्तों 50 हजार, 60 हजार, मतलब बढ़ती ही जा रही थी। बट हाँ, ठीक है, बढ़ती ही जा रही थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और हम ही से ही पढ़ते थे लोग, और सोचिए इतनी फीस है 799। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको लापरवाह हो जाना है। कई स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार 800 रुपए ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। मगर दोस्तों, फ्री इसलिए नहीं किया है क्योंकि फ्री की कीमत लोग नहीं मानते हैं। थोड़े से भी अगर आप पैसे देते हो ना, और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दोस्तों इतने रुपए भी जुटा पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो पैसे की वैल्यू समझिएगा, हमारे और अपने टाइम की वैल्यू समझिएगा। तो सीरियसली पढ़िएगा दोस्तों इन लेक्चर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। लिख लिया आप लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल? ठीक है, ये लिखिए दोस्तों, अगला लिखिए। तो ये दोनों मेथड क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मेथड, क्रॉस सेक्शन
एरिया मेथड, क्रॉस सेक्शन एरिया से दोस्तों हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल का ही तो है, प्रिज्मोइडल रूल से। हाँ बात बिल्कुल सही है यार। अभी भी बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है कि आप सिर्फ मतलब, कई बार मुझे मतलब सच बता रहा हूं, कई बार यूट्यूब के सेशन में या मुझे एक दो बार क्या कहते हैं मेल आए या स्टूडेंट ने पर्सनली कांटेक्ट किया, सच में स्टूडेंट ने बोला कि क्या सर ये मंथली फीस तो नहीं है। मैंने कहा नहीं यार दोस्त, ये मंथली फीस नहीं है, पूरे कोर्स की फीस है। कभी कभी स्टूडेंट को होता है ना कि यार कम पैसे लग रहे हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। तो हमने दोस्तों इसीलिए डेमो लेक्चर डाले हुए कि आप चेक कर लो यार, डेमो लेक्चर से चेक कर लो हमने कैसा पढ़ाया है, कहीं और से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आपके जब नोट्स बन जाएंगे, आप वो नोट से कंपेयर कर लेना किसी और कोचिंग के नोट से। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। मुझे जब यहाँ पर पढ़ाने के लिए बुलाया गया था सबसे पहली बार, ठीक है, जस्ट 2 मिनट लूंगा मैं आप लोग के। जब पहली बार मुझे बुलाया गया था ना, तो मुझसे डिस्कशन हो रहा था कि सर आपने इतनी जगह पढ़ाया है, हमारे साथ जुड़िए और हमारा ये विजन है, ठीक है। तो मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ चलिए ठीक है, अच्छा विजन है। जैसे उन्होंने बोला कि सर हम अपने कोर्सेज को इतने रुपए का रखेंगे, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब एक बार को मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है अच्छा 800 रुपये महीना रखेंगे तो ठीक है, बढ़िया फी आपने सोची हुई है। उन्होंने बोला नहीं सर, 800 रुपये पूरे कोर्स की फी। तो मतलब एक बार को मुझे लगा कि अच्छा सच में आप ऐसा सोच रहे हैं। तो सोचना भरी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, और उस सोचने को एग्जीक्यूट करवाया, तो सोच सकते हैं आप इसके पीछे मतलब, है ना। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यार दोस्तों, क्या होता है ना कि आप लोग आगे बढ़ाइए, आप ही लोग का प्यार होगा जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। समझ रहे हैं आप, देखो मैं हल्द्वानी में हूं, उत्तराखंड के एक जगह पे, यहां से लगभग लगभग भारत के बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वरना जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो एक क्लास में 300-400 बच्चे होते थे, तो सिर्फ एक ही जगह के बच्चे होते थे और मेरा पूरा टाइम एक ही जगह के बच्चों को पढ़ाने में चला जाता था। बट अब देखो टेक्नोलॉजी की वजह से मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर पे हो, आराम से पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और वही कंटेंट लिखने का भी मौका आपको दे रहा हूं, लिखिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट हो डाउट पूछिए। लाइव क्लास का ये फायदा होता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरे बात? तो आप लोग के लिए अगर पॉसिबल हो, ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे, अगर आपके लिए पॉसिबल, आपको लगता है कि अभी तक आपने मेरे से और अमन सर से कुछ नया सीखा है जो आपने कॉलेज में नहीं सीखा, तो और भी यार दोस्तों को बता दीजिए, ताकि यार अवेयरनेस से ही दोस्तों पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज है। क्योंकि देखिए ना दोस्तों, हम लोग एडवर्टीजमेंट में विश्वास नहीं रखते। आपने कभी नहीं देखा होगा बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है कि हम पढ़ा रहे हैं इतने सही कोर्स में। हम बस क्या करते हैं, यूट्यूब पे सेशन लाते हैं और यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम बढ़ा चढ़ा के मतलब ढोल पीट रहे हो, 799 में 799 में कोर्स ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो है। और मेरा तो इतिहास है इन 11 साल में, आज तक दोस्तों, मैंने आज तक ये रूल बनाया हुआ है। मुझे बहुत मैसेज आए हैं, सर आपकी वजह से यहां सिलेक्शन हुआ, आपकी वजह से यहां सिलेक्शन हुआ। मैंने आज तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कोई स्टेटस या कोई पोस्ट नहीं डाला कि मेरी वजह से ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है या ये रैंक आई है, या जिस स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया है मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा के व्हाट्सएप पे लगाऊं या फेसबुक पे लगाऊं,
ऐसा मैंने, और जहां तक मैं अमन सर को भी जानता हूं, आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। कभी हमने ऐसा ढोल नहीं पीटा कि यार हमने, और पढ़ाते जा रहे हैं, हमारा मेन काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, सिलेक्शन आपकी मेहनत से ही होता है, हम बस दिशा निर्देश दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, दोस्तों, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको वॉल्यूम निकालना है, एम्बैंकमेंट के लिए वॉल्यूम निकालना है। जितने ज्यादा ऑफसेट आप लेंगे, आपका कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा कि कम रहेगा? आप जितने ज्यादा ऑफसेट लेंगे, आप एक बात बताइए, जितने ज्यादा आप ऑफसेट लेंगे, आपका कॉस्ट उतना बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? और दूसरा आंसर बताना है, जितने ऑफसेट आप ज्यादा लेंगे, उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी कम होगी? बताएं दोस्तों। धन्यवाद श्रद्धा, धन्यवाद भाई दीपक, वेरी गुड। देखो ना दोस्तों, अरे कॉस्ट कम कहां से होगी यार? अरे मेरे भाई, जितने ऑफसेट आप ज्यादा लोगे, जितने ऑफसेट ज्यादा लोगे, उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, उतना ही डेटा ज्यादा होगा, उतनी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और दोस्तों, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ कि ना? क्लियर है? वेरी वेरी गुड। सो स्पेसिंग बिटवीन क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी, कॉस्ट और टेरेन। स्पेसिंग बिटवीन क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये जो स्पेसिंग है, ये भी लिख देता हूं दोस्तों। क्या अगला नोट है? स्पेसिंग बिटवीन क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ टेरेन। ठीक है। और अगला नोट क्या है यहां पर? अगला नोट है, सिम्पसन वन थर्ड रूल में आपको ऑड क्रॉस सेक्शन चाहिए कि इवन क्रॉस सेक्शन चाहिए? बहुत बढ़िया। इन सिम्पसन वन थर्ड रूल, यहां पर भी वही चीज लिख सकते हैं। इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, वी रिक्वायर्ड, odd number of, क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ कि ना दोस्तों? if even cross section area is given, even cross section area, is given, calculate first और लास्ट वॉल्यूम by trapezoidal rule, and rest volume by Simpson's one third rule, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई?
लिखा दोस्तों आपने? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब एक और नोट लिख लेते हैं, लेवल सेक्शन क्या होता है। देखो, आप एक और नोट लिख लीजिए, लेवल सेक्शन क्या होता है। ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान दीजिएगा। ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब इसमें जो स्लोप है m/1 है, m/1, ये विड्थ b है ना। लेवल सेक्शन का मतलब जितने टॉप पॉइंट्स आ रहे हैं सेम लेवल, ठीक है। टॉप पॉइंट्स आर एट सेम लेवल, सारे के सारे पॉइंट सेम लेवल पे। अब देखो बहुत ध्यान से, इसका एरिया याद कर लेना, m/1 का स्लोप है, m/1, इनके बीच की दूरी क्या है, h दूरी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, जब मैं m यूनिट चलता हूं, तो 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आना पड़ता है, ठीक है। तो जब मैं h यूनिट चलूंगा, देखो बहुत ध्यान से, जब मैं m यूनिट चलता हूं वर्टिकल, जब मैं m यूनिट वर्टिकल चलता हूं, तब मुझे 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल आना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल आना पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है। क्या लिखा है, कैलकुलेशन का नेक्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट का नेक्स्ट, अरे यार ध्यान नहीं दिया मैंने, कैलकुलेट फर्स्ट और लास्ट, अरे यार गंदा लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट और लास्ट है, जल्दबाजी में लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट। अब ठीक है, फर्स्ट और, अब समझ में आया? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो, लेवल सेक्शन क्या होता है, टॉप पॉइंट्स आर एट सेम लेवल। देखो ये पॉइंट सेम लेवल पे है, ये पॉइंट सेम लेवल पे है, ये पॉइंट, सभी पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों, सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखो। अब देखो इसका एरिया निकालना है मुझे, एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। आप एक चीज देखें बहुत ध्यान से, इस ट्रेपेजॉइड को दोस्तों मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them, into distance between them, into distance between them। अब बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना, बहुत ध्यान से देखो, स्लोप दिया हुआ है आपको, अगर आपको स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, आप देखो ये आपको दिया होगा, वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल दिया है कि हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल दिया, मान लेते हैं ये क्या है, m वर्टिकल इज टू 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल, दिस वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल। जब मैं 1 यूनिट वर्टिकल आऊंगा तो m यूनिट हॉरिजॉन्टल आना है, जब मैं h यूनिट वर्टिकल आऊंगा तो कितने यूनिट हॉरिजॉन्टल आएगा, mh आएगा, दिस इज mh, दिस इज mh। बात समझ में आ गई? ऐसे डिराइव कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं ये क्या दिया है, m हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो बहुत ध्यान से, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड दोस्तों b है हाफ, एक पैरेलल साइड b है, दूसरी पैरेलल साइड कितनी है, b प्लस एम एच है कि नहीं है दोस्तों, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, h है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, h है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, हाफ, यहां पर क्या है 2b प्लस 2mh है कि नहीं, 2mh, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया दोस्तों, bh प्लस mh स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, bh प्लस mh स्क्वायर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी यूज करोगे। लिखा?
लिख लिया। एक मेथड होता है दोस्तों यूनिट एरिया मेथड। अगला मेथड क्या है? यूनिट एरिया मेथड। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मेथड। इससे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मान लो ये जमीन थी, ये जमीन थी, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो हम क्या करते हैं दो इस वाले केस में, ये जितने भी कॉर्नर हैं, ये जितने भी कॉर्नर हैं, इनका लेवल नोट करते हैं, इनका ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर मैंने A1 डेप्थ का एक्सकवेशन किया, यहां मैंने B1 डेप्थ का एक्सकवेशन किया, यहां मैंने C1 डेप्थ का एक्सकवेशन किया, ठीक है। ए क्या है? ए आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी प्लान एरिया, आपका क्या है? आपका एरिया ऑफ फिगर है, ठीक है, एरिया ऑफ फिगर या आपका प्रॉपर्टी। अब A1 A2 A3 क्या है? A1 B1 और C1 क्या है? ये दोस्तों कितने डेप्थ का एक्सकवेशन किया है यहां पर आपने, ठीक है, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। क्लियर हो गई वाली बात? डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन ऑफ दी, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन ऑफ फिगर, ठीक है, इसका आपने कितने डेप्थ का एक्सकवेशन किया है, तो कितने वॉल्यूम की मिट्टी आपने इस पूरे में से बाहर निकाली होगी। V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर होगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम क्या निकालते हैं यहां पर, हाँ, V बराबर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। ये भी पूछा गया था एक एग्जाम में, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कितना आपने यहां पर एक्सकवेशन किया होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, A1 प्लस B1 C1 डिवाइड बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गई? तो इन दिस मेथड लेवल ऑफ द कॉर्नर is noted before and after the excavation. In this method level of corners are noted before and after excavation. तो आपने लेवल नोट कर लिए, कितने डेप्थ का यहाँ एक्सकवेशन किया, कितने डेप्थ का यहाँ एक्सकवेशन किया, कितने डेप्थ का यहाँ एक्सकवेशन किया, तीनों का एवरेज लिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतने वॉल्यूम की मिट्टी यहां से आपने बाहर निकाली हुई। इसे बोलते हैं यूनिट एरिया मेथड। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत ध्यान से इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, एन एक्सकवेशन हैज बीन मेड, एन एक्सकवेशन हैज बीन मेड, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। लेवल सेक्शन क्या होता है? अरे लेवल सेक्शन का मतलब होता है कि टॉप के, देखो ये क्रॉस सेक्शन था, इस क्रॉस सेक्शन में टॉप के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब सेम लेवल पे हैं। अगर सेम लेवल पे हैं तो ट्रेपेजॉइड है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, आप ये समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है? एन एक्सकवेशन हैज बीन मेड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट quantity of
अर्थ वर्क, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग 3 ऑफसेट। सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग 2 ऑफसेट, और तीसरा यूज करना है आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये प्लान है और एक इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, साइट पे ये काम आता है दोस्तों। ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, टोटल 10 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50, 60, 70, 35, 45, 55, 50, 60, 70, 35, 45, 55। तो ये आपने क्या किया है, ये आपका प्लान है और ये आपका क्रॉस सेक्शन है। आपको बतानी है, ये फाउंडेशन बनाई है मैंने, इस फाउंडेशन में कितना, इसमें आपको ये बताना है कि कितना दोस्तों आपने वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क एक्सकवेट किया। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लिखिए, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, वेरी वेरी गुड यार उमेश। तो अगर मैं इसको ये समझाऊं, बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी वेरी गुड। तो डी के बारे में कौन बता रहा है, क्रॉस सेक्शन बता रहा है। प्लान के बारे में कौन बता रहा है दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यहां से पता लग जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, ऐसे है। एक चीज दोस्तों, ये चीज देख लीजिएगा, ये यहाँ मैच कर रही है, ये वाली लाइन ये यहाँ मैच कर रही है ना। डायग्राम बनाने में मिस्टेक हो गई है, मतलब ये मैच कर रही है, बिल्कुल एज टू एज है यहाँ पर, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों A1 A2 A3 मिल जाएगा हमें, A1 A2 A3 मिल जाएगा। A1 एरिया क्या है, A1 एरिया है दोस्तों 50 × 35, 50 × 35। A2 एरिया क्या है दोस्तों, A2 एरिया देखो, A2 एरिया जो है आपका वो कितना है 60 × 45, 60 × 45 है कि नहीं दोस्तों। A3 एरिया कितना है, A3 एरिया है दोस्तों आपका 70 × 55, 70 × 55 है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ये 3 एरिया हैं, कितनी कितनी दूरी पर, कितनी कितनी दूरी पर है ये, कितनी कितनी दूरी पर है, आप बता सकते हो ना कितनी दूरी पर है, ये D दूरी पर है, इनके बीच की दूरी क्या है, समझ में आ गया। तो ये दोस्तों कितना है 50, ये कितना है 35, ये कितना है 60, ये कितना है 45, ये कितना है 70, ये कितना है 55। तो ये एरिया आपको पता है, ये एरिया आपको पता है, और आपको क्या पता है, इनके बीच की दूरी पता है। तो पहला क्या है ट्रेपेजॉइडल 3 ऑफसेट से। अगर मैं ट्रेपेजॉइडल रूल निकालता हूं 3 ऑफसेट से, तो पहले तो आप मुझे ये निकालो A1 A2 A3 बताओ मुझे कितना आएगा। 50 × 35, 60 इंटू देखो 50 को 1500, 1500 1750 हो जाएगा ये, 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो गया 260 का 40 का कितना हो गया 2400, 2400 और ये 2700, 2700 मीटर स्क्वायर। फिर क्या है 3500 और 3500 हो गया आपका, और फिर 7 × 5 = 35, 350, 3500 और 350 3850, 3850। देखिए ये 3 एरिया आ गए, है ना, आ गए ना तीनों एरिया। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेपेजॉइडल रूल, 2 ऑफसेट, 3 ऑफसेट और सिम्पसन मंथन रूल निकाल सकते हैं दोस्तों। अब तो आसान हो गया। निकालिए वॉल्यूम निकालिए, एरिया पता है, इनके बीच की दूरी पता है। इनके बीच की दूरी कैसे पता है दोस्तों हमें, इनके बीच की दूरी हमें इससे पता है कि पहला ऑफसेट जो है, अब ये जो पहला ऑफसेट है, ठीक है, ये जो दूसरा ऑफसेट है और ये जो तीसरा ऑफसेट है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है दोस्तों आप, कितनी कितनी दूरी पर है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पे। ठीक है, निकालिए। पहला क्या है सिम्पसन, आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग 3 ऑफसेट, है ना। ट्रेपेजॉइडल रूल है यूजिंग 3 ऑफसेट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 ऑफसेट हैं, वॉल्यूम बराबर D/2, D/2 पहला एरिया, पहला और आखिरी एरिया प्लस 2 गुना ऑफ दूसरा एरिया, ये तीसरा हो जाएगा ना। ये होगा कि नहीं होगा, तो V बराबर D की, इनके बीच की दूरी कितनी है 5 /2। पहला एरिया कितना है दोस्तों, पहला एरिया है 1750 3850, 1750 प्लस 3850 प्लस 2 गुना ऑफ बीच वाला एरिया, कितना है बीच वाला एरिया 2700। जरा निकाल के बताओ मुझे कितना वॉल्यूम आ रहा है, इतना मीटर क्यूब। अब ट्रेपेजॉइडल रूल यूजिंग 2 ऑफसेट, ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, और आपको कितने ऑफसेट लेने हैं 2 ऑफसेट लेने हैं। अगर 2 ऑफसेट लेने हैं तो V क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस A1 + A3 इंटू D/2, है ना। तो V बराबर D, अब इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर है, पहले और आखिरी ऑफसेट के बीच की दूरी 10 मीटर, पहला ऑफसेट कितना है 1750, तो आखिरी ऑफसेट कितना है 3850। यहां से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, निकालिए दोस्तों। 28,000 और 27,500,
हाँ, यहाँ से 27,500 आ जाएगा, 27,500, और यहाँ से 28,000। ठीक है। और तीसरा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल निकालिए दोस्तों। बाईस सौ सोलह कहाँ से आ रहा है आपका? पहले और आखिरी ऑफसेट के बीच में दूरी तो 10 मीटर है ना। हाँ, अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से निकालिए। हाँ, वेरी वेरी गुड यार उमेश। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक इंजीनियर हो तो कॉन्ट्रैक्ट, आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अगर आप एक इंजीनियर हो तो वॉल्यूम किससे निकालोगे? सिम्पसन वन थर्ड रूल से निकालोगे। और आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप वॉल्यूम किससे निकालोगे? ट्रेपेजॉइडल रूल। जितने कम ऑफसेट होंगे, देखो एरर उतना ज्यादा आएगा। आएगा। सिम्पसन वन थर्ड रूल से कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? सिम्पसन वन थर्ड रूल से सिम्पसन वन थर्ड रूल से कैसे निकलेगा? V बराबर D/3, पहला एरिया 4 गुना ऑफ दूसरा एरिया प्लस तीसरा एरिया, इससे निकलेगा। इनके बीच की दूरी 5, 5/3। पहला एरिया कितना है? 1750। ठीक है, 4 गुना ऑफ बीच वाला एरिया कितना है? प्लस 3850। बीच वाला एरिया कितना है जरा देखना? 2700। तो ये वॉल्यूम कितना आएगा? 27,333.33 मीटर क्यूब आएगा। बताइए भाई। पहला और आखिरी ऑफसेट है ना, देखिए मैडम, पहला और आखिरी ऑफसेट है। पहला ऑफसेट यहां है और बीच वाला कोई भी ऑफसेट नहीं है, तो इनके बीच में आखिरी ऑफसेट तो 10वें मीटर पे है ना। पहला और आखिरी ऑफसेट के बीच की दूरी तो 10 मीटर है ना, 5 मीटर थोड़ी ना है। तीन ऑफसेट के बीच में 5 मीटर है, ये देखिए दिया हुआ है। पहला और आखिरी ऑफसेट के बीच में तो मीटर दूरी 10 मीटर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अबे भाई बताओ यार, समझ में आया? ये लिख लीजिए फटाफट। जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट लिखो। चलिए लिख लिया दोस्तों ये। लिखा सबने, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं?
ये लिखिए, समझ में आ गया? उमेश आप बोल रहे थे ना सर इस चैप्टर पे क्वेश्चन कराओ, देखो समझ में आ गया? चलिए अपने पास 5 मिनट है, 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्टूर्स क्या होते हैं, ठीक है? कल कॉन्टूर और कर्व्स पढ़े, कल तो मतलब कल तो सैटरडे है, कल छुट्टी है, मंडे को। ये लिख लिया? चलिए 5 मिनट है, 5 मिनट में तो अपन कॉन्टूर पढ़ सकते हैं, 5 मिनट में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? देखिए उम्मीद करता हूं ये तो लिख लिया होगा। चलिए देखो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, चलिए इससे समझते हैं दोस्तों कॉन्टूर क्या होते हैं। बेहतरीन एकदम इमेज हमें मिली है, देखो कॉन्टूर क्या होते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वो लाइन होती हैं जो किन्हें जोड़ती हैं, कॉन्टूर वो लाइन होती हैं जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को जोड़ती हैं। कॉन्टूर्स आर दी लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन पॉइंट, ठीक है? कॉन्टूर क्या होती हैं? कॉन्टूर्स आर लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन पॉइंट, ठीक है? अब इनका क्या मतलब हुआ, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप इस पॉइंट को देखो, ये जो लाल लाल दिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी पॉइंट हैं ये समुद्र तल से मीन सी लेवल से 2000 मीटर की दूरी पर है, 2000 मीटर की दूरी पर है, यस और नो? तो ये सारे पॉइंट जितने भी डॉटेड, इनको मैंने जोड़ दिया तो एक लाइन मिली मुझे, एक लाइन मिली, तो ये कॉन्टूर लाइन है। ये क्या बताती है? कॉन्टूर लाइन ऑफ 2000। इसका मतलब ये बताती है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब मीन सी लेवल से कितना ऊपर होंगे, 2000 यूनिट होंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 50 मीटर और हाइट, देखो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाइट बढ़ रही है, ये पॉइंट्स हैं पहाड़ पे, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स 2250 मीटर की दूरी पर है, कहां से? मीन सी लेवल से। तो इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दिया तो एक लाइन मिली, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टूर लाइन ऑफ 2250। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एक कॉन्टूर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब मीन सी लेवल से एक ही डिस्टेंस पर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब हम करते क्या, ये 3 डायमेंशन है, अब इस 3 डायमेंशन वाले डायग्राम को मुझे 2 डायमेंशन में बनाना होगा, तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों? ये बीच वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 डायमेंशन को दोस्तों 2 डायमेंशन में बनाना होगा। तो मुझे बताओ दोस्तों, ऊपर जो है पहाड़ में ये जो पॉइंट है 3500, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे है 3250, और थोड़ा नीचे है, और थोड़ा नीचे है, तो ये कॉन्टूर दिखेगा। इसी 3 डायमेंशन को अगर मुझे 2 डायमेंशन में दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं,
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आउटर से सेंटर की तरफ जाऊंगा, आउटर से सेंटर की तरफ जाऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ, आरएल जो होगा वो बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा? ये जैसे 2000 है, ये 2000 है, ये कितना है 2250 है, ये कितना है, ये आपका कितना है 2500 है, दिस इज 2500, बहुत ध्यान से देखो। और ये कितना है दोस्तों 2550, 2550। मतलब क्या हो गया, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी येलो से पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये सब मीन सी लेवल से कितनी हाइट पर होंगे, 2000 मीटर की दूरी पर होंगे। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट मैंने बनाए हैं रेड कलर से, ये सारे पॉइंट्स कितनी दूरी पर होंगे, मीन सी लेवल से 2250 की दूरी पर। ठीक है, जब भी कभी हिल होता है ध्यान दीजिएगा, हिल के केस में, हिल के केस में क्या होता है दोस्तों, आउटर से, जब आप आउटर से सेंटर की तरफ जाते हैं कॉन्टूर में, तो आरएल क्या हो जाता है, आरएल आपका इंक्रीज कर जाता है, आरएल आपका इंक्रीज कर जाता है। क्या ये बात समझ में आई? आउटर से सेंटर की तरफ जाने पे आरएल इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई है ना? एक पर्टिकुलर कॉन्टूर पे हर पॉइंट का आरएल सेम होगा। ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्टूर, ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्टूर, RL of all points are same. RL of all points are equal. क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? इतना पॉइंट लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग कॉन्टूर देखेंगे। ये लिख लीजिए, अगले लेक्चर में दोस्तों कॉन्टूर और कर्व्स को कर देंगे फिनिश। 27वां लेक्चर जो हमारा होगा वो आपका होगा कर्व्स और कर्व्स कॉन्टूर। फिर 28वें लेक्चर में फोटोग्रामेट्री, 29वें लेक्चर में दोस्तों थ्योरी ऑफ एरर, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज डेट क्या है, आज 21 है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं ओवर करते हैं, और अगली क्लास में कॉन्टूर के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। रिवाइज करते रहना दोस्तों, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, ऐसे हवा भी नहीं लगेगी, पूरे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं यार, फोन खराब हो गया था, आप रिकॉर्डेड देख लेना संजय। चलिए गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।